बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शमशाद बाजवा साहब और मेंबर बार काउंसिल और सेक्रेटरी साहब और कोऑर्डिनेटर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे आप तमाम दोस्तों के सामने इनवाइट किया। यार देखो, आपस में भाई बहनें हम सारे के सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ तकरीर करने तो इतनी दूर से आया नहीं। बात सीधी सीधी ये कि यहाँ पे खुल के थोड़ी सी बात करनी है और आपसे बात ये करनी है कि बार वोकेशनल कोर्स ये क्या बला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पे कर दी कि इसके बगैर डिग्री नहीं दी, लाइसेंस नहीं आपको मिलेगा, लेकिन लोग फिर भी हज़ारों की तादाद के अंदर हासिल कर रहे हैं। आने से पहले मेरे से एक बहुत सीनियर वकील ने मुझे कॉल किया कि अहमद किधर हो यार, मैंने तुम्हारे दफ्तर में आना है। मेरे पास एक इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का आया जिसने लॉ गैट और सी लॉ तो कर लिया है, लेकिन अब वो बीवीसी नहीं कर सका, उसको लाइसेंस दिलवा दो। तो वो मेरे से मिलने के लिए आना चाह रहा था और वो बैरिस्टर करके जिसने पाकिस्तान के कानून का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा हुआ, वो आके अभी मेरे ख्याल में अभी तक मुलाकात तो नहीं हुई, वापस आऊँगा तो फिर बीच में चक्कर लगाएगा, यार दे देना प्लीज़, लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। क्या ज़रूरत है आप सारे दोस्तों को यहाँ बार वोकेशनल कोर्स करने की और मुझे वहाँ से लाहौर से उठ के यहाँ पे आने की, और आपके ख्याल में मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? बात तो ये है, शमशाद बाजवा साहब का वैसे तो मेरे पे हुक्म चलता है, इनको मैं एक्चुअली प्यार करता हूँ, दोस्ती भी मेरी इनके साथ है, ये बुलाएंगे तो मैं घुटनों के बल आऊँगा। और इनको मैं रेट इसलिए ख़ास तौर पे बाजवा साहब को करता हूँ कि ये आप सियालकोट का तुर्रा इम्तियाज़ है कि ये चौथा बार वोकेशनल कोर्स आप करवा रहे हैं। हम टकरे मार मार के पूरे पंजाब के अंदर रह गए हुए, 144 बार के अंदर से सिर्फ 38 में से हुआ और 3800 बंदों ने सिर्फ अभी तक पास किया है। मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस का रुझान तो ये है कि शायद वो समझते हैं कि उनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, कि अगर उनको कहा जा रहा है कि यार पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए और लड़कों को थोड़ा सा पढ़ा दो। बाजवा साहब का हुक्म था इसलिए मैं बीच में मौजूद हूँ, लेकिन ये मेरी असल में वजह नहीं है। असल में वजह ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं जहाँ पे अगर आप मेरे से पूछें तो चांसेस ऑफ सक्सेस आपके कोई 5% के करीब हैं। यहाँ पर आपने दूसरे को हरा के मुकदमा जीतना है। यहाँ पर आप अपने लॉ स्कूल से निकले तो ना उन्होंने आपको बोलना सिखाया, ना उन्होंने आपको लिखना सिखाया, ना उन्होंने आपको पढ़ना सिखाया, ना उन्होंने आपको कहा कि भाई इस तरीके से मुकदमे जमा करवाते हैं और आपको उठा के फेंक दिया कि जाओ भाई पानी के अंदर के जाओ तैरो। बार वोकेशनल कोर्स मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोफेशन के अंदर। बाकी मेरी तरफ से बार काउंसिल को और चीज़ों के लिए आप बंद कर दें। अगर आपने नए यंगस्टर को ये नहीं बताया कि ईमानदारी से रोजी रोटी कैसे कमानी है, उसकी ज़ुबान की गिरा अगर आपसे नहीं खोली, कौन सा कागज़ इस्तेमाल करना है, स्टैम्प पेपर क्या होता है भाई, कैसे कमाना है, आसमान से इल्हाम तो नहीं होना। और देखें, बात यह है कि आप सारे मेरी तरह के शहजादे नहीं है, तीसरी पुश्त का वकील हूँ, बाप जज रहा है, दादा जज रहा है वगैरह, मैं तो शहजादा हूँ, मगर मेरा ये दीन ईमान है कि ये प्रोफेशन बन ही नहीं सकता जब तक हम अपने न्यू एंट्रेंट्स को नहीं बताते कि भाई करना कैसे है, इस साइड पे खड़े होना है कि इस साइड पे खड़े होना है। गलत साइड के ऊपर लड़का खड़ा हो जाता तो उसको झाड़ा जाता है जज साहब की तरफ से, क्योंकि बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन ने उसको बताया ही नहीं कि भाई जा जो मर्जी कर। असल में समझाने की और बार वोकेशनल कोर्स के लिए यहाँ पे आके आपसे गुफ्तगू करने की ये ज़रूरत है कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से ये आपका हमारा एक कर्ज है जो कि हमने हर नए न्यू एंट्रेंट का अदा करना है। आपको सहूलत देना, वकालत कैसे करनी है, करियर कैसे बनाना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक बार काउंसिल के लिए, एक बार एसोसिएशन के लिए, मेरे लिए और बाजवा साहब के लिए। और बाजवा साहब ने साबित किया, पूरे पंजाब एक साइड के ऊपर चौथी दफ़ा हो रहा है, बाकियों ने एक दफ़ा शायद करवाया है, हमने लाहौर के अंदर 2 करके करवाए हैं। तो ये इनकी मोहब्बत आप तमाम न्यू एंट्रेंट्स के साथ इसका जीता जागता सबूत है। रोजी रोटी के लिए तो आपके साथ खाना भी बीच में किया जा सकता है, आपको इलेक्शन के लिए नारे भी किए जा सकते हैं, मगर कोऑर्डिनेटर साहब को और सेक्रेटरी साहब को मैं सलाम करता हूँ कि यहाँ पे बैठ के आपको एक्चुअली सिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी भूख होती है।
आपका फेलियर होता है घर जब आप वापस जाते हैं तो वालिदैन कहते हैं कमा के लाए होगे, नहीं, शादी हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो आगे आपके करियर का क्या होगा। बात ये है हमारे खास तौर पे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो इस करियर को करियर के तौर पे कंसिडर ही नहीं करते, समझ ही नहीं आती। और लिटरली मैंने ये देखा है कि 90% लड़के और लड़कियां इस नौइयत के हैं कि इस कमरे के अंदर अगर एक चिड़िया आ जाए ना, तो ये अगर ये उठा हुआ ये शीशे के अंदर, वो शीशे समझती है कि मैं इधर से बाहर निकल जाऊं, शीशे में टकरे मार मार के अपना सर बीच में फोड़ लेती है और यहाँ पे गिर के मर जाती। और 80-90% इस प्रोफेशन के अंदर जितने नए न्यू एंट्रेंट्स मैंने देखे हैं उनको सही डायरेक्शन में कोई पॉइंट आउट ही नहीं करता। उनका ख्याल होता है कि कॉर्पोरेट के अंदर बड़ी कमाई वगैरह है, अंग्रेजी के 2 लफ्ज नहीं आते, उठ के लाहौर आ जाते। यहाँ पे जहाँ पे जान पहचान है, जिस नौइयत का उनको काम वगैरह मिल सकता है, वो उधर से उधर चले जाते। या मेरे मरहूम वालिद साहब जो सुप्रीम कोर्ट में होते थे, उनकी फाइलें उठा के तो सेल्फियों के अंदर उनके साथ आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का तो वो वकील नहीं बन रहा। बार वोकेशनल कोर्स इस चीज़ का है, आपको सिखाना प्रैक्टिकली ये है कि ईमानदारी से 2 साल में कमाई कैसे करनी है। वो चीज़ें सिखानी है जो कि आप 2 साल में जिस नौइयत का आपको काम मिल सकता है। आपने मेरे वालिद साहब के साथ या किसी और के साथ एतजाज़ साहब के साथ लग के सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों में उनकी फाइलें उठा ली, तो आपने अपना वक्त ज़ाया किया। उसका आपसे क्या ताल्लुक? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा मिलने लगा है? मगर लड़के बड़े शौक से करते हैं, लड़कियां भी बड़े शौक से करती हैं सारे के सारे। इस चीज़ को समझाने के लिए ये जो कागजात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आज हम बैठ के मिल के आपके करियर का जायचा बनाएंगे। आप हर बंदे की अलग कहानी है, हर बंदे की अपनी अलग अलग एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कमजोरी है। किसी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई किताबी कीड़ा है, उसकी लीगल रिसर्च बड़ी अच्छी है, कोई मुकम्मल तौर पे वेला और कई बहुत अच्छे हैं जो कि आगे जा सकते हैं। आज ये जो कागजात आपको शेयर किए जा रहे हैं, इसमें 5 मिनट के लिए आप बैठ के अपना ईमानदारी से अपने बारे में लिखेंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ, मेरे में बोलने की क्या एबिलिटी है, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकती हूँ, उर्दू में बोल सकती हूँ, पढ़ने की क्या एबिलिटी है। 10 में से अपने आप को आप नंबर देंगे। अगर आपने अपने आप को 10 में से 10 दे दिया तो झूठ बोलने का तो यहाँ पे कोई फायदा वगैरह नहीं हो, आप अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका ये चीज़ मैं हर लड़के से हर साल करवाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई मेरी किधर कमजोरी है, मैंने क्या चीज़ ठीक करनी है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और 1 साल के बाद फिर आप कहेंगे कि हुन मैं अभी भी 4 नंबर के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ कि अब मैं 6 पे जा चुका हुआ हूँ। क्या मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे? क्या मैं सही चैम्बर में सही उस्ताद के साथ हूँ, वो मैं वहाँ पे मैं कुछ सीख रहा हूँ कि मुझे उसने सिर्फ बीच में डेटे लेने के लिए रखा हुआ है? कि ये सारी की सारी चीज़ें आज बैठ के ये आपको कागज़ के ऊपर एक सिर्फ सफ़ा है, आमने सामने बल्कि 2 सफ़े हैं, इनके अंदर अपना नाम लिखिए, अपने आप को नंबर दीजिए और सर मुझे भी एक कागज़ दे दीजिए। मैं आप सारे दोस्तों को मिल गए हुए ये कागज़? इसको नहीं मिला हाथ खड़ा कर दें ताकि आप तक पहुँच जाएँ। मुझे भी प्लीज़ ज़रा दे दीजिए, 2 मुझे दे दीजिए। ये अगर आप कागज़ सामने देख लीजिए ना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर लेता हूँ और इसके बाद फिर आप खुद ही बैठ के पढ़ लीजिएगा इसको। आज की तारीख इसके अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे, तारीख इसलिए लिखेंगे कि 1 साल के बाद बैठ के फिर आप अपने आप को देखेंगे, 6 महीने के बाद खुद देखेंगे कि मेरे नाल मैं किधर पहुँचे। नाम लिखें, कौन से लॉ कॉलेज से पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा, अगर डिग्री खरीदी है तो वो भी साइड के ऊपर स्टार बना के लिख लीजिएगा, तो होता है वगैरह। इस तरीके से काफ़ी हैं वैसे यहाँ पे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पंजाब में काफ़ी पाए जाते हैं। अगर वो होगा ना उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख दें, शायद बाकी इसी वजह से बाकी चीज़ों के ऊपर फिर कमाई नहीं होगी। सर ऑपरेशन बाकी है तो हटाओ कर सर और मैं कर रहे हैं जी, जो मैं कि अगर सुबह 8 बजे जान की धमकियाँ पड़नी शुरू होती हैं, तुम मर जाओ, तुम्हारे बच्चे मर जाएं, ये करते हैं। हम डिग्री खरीद रहे थे, तुम्हें क्या तकलीफ थी? हम लाहौर में बैठे हुए थे, साहिवाल में लॉ कॉलेज था, यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर है, तो तुम कहते हो कि और कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता था भाई, तो वो बिल्डिंग भी नहीं आएगी सी, तो कहते हैं हमारे साथ बड़ी ज़्यादा ज़्यादती है, आपने हमें रोक दिया है। तो खैर एनीवेज, यार देखो ये जो स्किल्स है ना, आगे कौन सी बार एसोसिएशन में से आपके बॉस कौन से हैं करंटली, उनका नाम वगैरह लिख लीजिए। आगे स्किल्स में सोचने में कि आप अंग्रेज़ी में सोच सकते हैं,
सोचने का मकसद ये होता है कागजात सामने आ गए, उससे नुक्ता आप अखज़ कर सकते हैं कि नहीं, प्लान प्रॉपर्ली कर सकते हैं कि नहीं। उर्दू अंग्रेज़ी के अंदर इसके अंदर आपकी एबिलिटी को 10 में से नंबर दे दें। पढ़ने की एबिलिटी है कि किताब देख के वो तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, मोटी फाइल देख के आप कहते हैं कि यार हुन मैं की करा, किसी और से पूछते हैं। ये मेहरबानी करके करें, मेरी तरफ ना देखें, सारे सामने बीच में करते भी रहें। बट एक लेक्चर्स के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, पूरे पंजाब में मैं फिरता रहता हूँ, मजाल है कि कोई पैनी है, मैं सोने की ईंटें दे रहा होता और मोती मेरे मुंह में से निकल रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कोई बंदा नोट कर रहा हो। बात ये भाइयों, आपके साथ बैठ के ये आप अपने साथ अगर आप नहीं इसके अंदर रजिस्टर करेंगे, अपना वक्त ज़ाया करेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है। आप मेरे सामने आएंगे, मैं आपको रोंद डालूंगा। मुकदमे के अंदर तो ये है, मैं सर ये हमने पेपर नहीं लेना कि आप ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ चीज़ां, ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚ ਲਿਖਿਓ, अपने कोल सच लिखनी है। साथ ये लिख लो, लिखने की क्या एबिलिटी है कि नहीं। देखो उर्दू की पढ़ सकते हो कि नहीं, अंग्रेजी की। मेरे तरह के अगर तुम बर्गर वकील हो, FIR पढ़ी नहीं जा सकती है, एविडेंस थोड़े तुम पढ़ी नहीं जा सकती, तो तुसी मैं वहाँ पे अपने आप को 5 नंबर दूंगा, अंग्रेजी में मैं अपने आप को 9 नंबर दूंगा कि नहीं है। लेकिन उससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने ये बेहतर करना है। मैं फॉर एग्जांपल गंदी हैंड राइटिंग उर्दू की नहीं पढ़ सकता, तो मैं फिर इंसिस्ट करूंगा कि बेटर कॉपी बना के लाओ किसी से, या ये करके। इन सारी चीज़ों का मकसद ये है, आपके साथ बैठ के बात इसलिए कर रहा हूं कि ये आपने ठीक करनी है। अगला बीच में लिखा हुआ लिखने की एबिलिटी, मुआहदा जात लिखने आपको आते हैं कि नहीं, उर्दू अंग्रेजी में रेंट डीड वगैरह और प्लीडिंग्स लिखनी आती हैं कि नहीं। अगर मुआहदा जात आपको बड़े अच्छे आते हैं तो शायद कमाई आपकी उधर से ज़्यादा बेहतर हो जाए, राइट। उर्दू में करने, अंग्रेजी में करने, क्या करने हैं, पढ़ने की एबिलिटी में क्या फ़र्द पढ़नी आती है, FIR पढ़नी आती है, क्या आपको मुकम्मल तौर के ऊपर दावाजात पढ़ने आते हैं, एविडेंस पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी के अंदर पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी की जजमेंट्स पढ़ सकते हैं कि नहीं। इसलिए आपने ये चीज़ें लिखनी है। और आगे अगर आप देख लें, ओरल एडवोकेसी के आगे जज दे कोल लत्ता कंपनी है कि बोला जा सकता है। अंग्रेजी में बोल सकते हो कि नहीं, अंग्रेजी उर्दू में बोल सकते हो कि नहीं, बेहतर कैसे करते हो। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको करियर के इब्तिदा के अंदर शायद अपने आप को 2 नंबर देता, मेरी टांगें कांपती थी, 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे। मैं अगर फरफर आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, आप मेरे से मीलों आगे हो। अभी जो मेरा था, मैं मुकम्मल तो पढ़ाकू में बड़ा था, मगर ज़ीरो कॉन्फिडेंस, ना बोला जाता था, और मैंने अपने आप को बेहतर किया। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। मैं होऊंगा 3री पुश्त का वकील, लेकिन मेरे बाप के पास कोई टीका नहीं था जिसने लगा के उसने मुझे बीच में ये सारे का सारा किया है कि मैं वहाँ पे खड़ा होकर जब बहस कर रहा होता था तो कहता ठहरें जी 1 सेकंड, अब्बू से पूछ के बताता हूँ सवाल का जवाब। तैयारी करके गया हूँ तो अच्छा वकील बना। और मेरे लिए वो कहते हैं बड़े दरख्त के नीचे बीच में कोई पौधा नहीं उगता, इसलिए है क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब से जब भी कोई कानून का सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे कहा है तेरी अखां है, तू जाके आप नहीं देख सकता। उन्होंने साथ मुझे ये भी मेरे वालिद साहब ने कहा, उनको लेजेंड कहा जाता है प्रोफेशन में, उनको सारों के सवालों के जवाब थे। उन्होंने कहा जा तू वे का आप, तो मेरे वास्ते भी है 2 चीज़ों का कट के ला। क्यों? जब मैं वो तो मुझे बता सकते थे यार PLD 2020 के अंदर तुम फलां चीज़ सुप्रीम कोर्ट पेज 463 के ऊपर पढ़ोगे तो ये जजमेंट है। मगर जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मैंने 10 और जजमेंट्स मेरी नज़र से गुजरी जिसमें मैंने ये हेड नोट पढ़ा, तो मुझे पता चलो ये इस तरह भी हो सकता है, इधर होता तो ए होता। और 10वीं के ऊपर जब मुझे अपना मिला तो मुझे 9 और मुकदमों के लिए मेरे कंप्यूटर के अंदर मैंने अपने रजिस्टर में लिख लिया यार ये नुक्ता ये होता है, ये नुक्ता ये होता है। इसलिए फिर कह रहा हूं किसी के पास कोई टीका नहीं है कि वो आपको लगा के यहाँ पे आपको जबरदस्त वकील बन जाए, ये निकलेगा आपके अंदर से। और मैं आपके सामने ये भी कह दूं, ये कोई नामुमकिनात के अंदर नहीं है। आज पाकिस्तान का जो लॉ सेक्रेटरी है जिसके दस्तखत के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनता है, राजा नहीं, वो मेरे दफ्तर में से था लड़का। पिछली दफा जुडिशरी के रिटन एग्जाम में जिसने टॉप किया, जिस लड़की ने, वो मेरे दफ्तर से थी। उससे पिछली दफा जिस लड़की ने जुडिशरी में ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर टॉप किया, वो मेरे दफ्तर के अंदर से थी। मेहनती थी, और ये कोई आसमान से फॉरेन डिग्री के साथ तीनों नहीं थे।
हम्बल बैकग्राउंड से तीनों थे और थी, वो आज छाए हुए हैं, सबसे आगे हैं, काबिलियत के साथ हैं। तो आपके अंदर देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि आपके अंदर क्यों नहीं ये हो सकता। फिर समझिए, यहां पे मैं आपको ना नसीहत करने के लिए आया हूं, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि ये चीज आपको अगर रजिस्टर करती है तो ठीक है, नहीं तो भूखे रहोगे, प्रोफेशन में वेले हो जाओगे, अगले साल आके मैं किसी और को यही कहानी सुना रहा हूँ। अपना करियर आपने ठीक करना है, और शहजादों की तरह नहीं, अपने आप को अगर आप ईमानदारी से नहीं देख सकते, 2 अंग्रेजी के लफ्ज नहीं लिखे आते, आ जाते हो मेरे चैम्बर के अंदर, मैं तुम्हें रख तो लूंगा एज एन इंटर्न, और पैसे वगैरह कोई नहीं दूंगा, मगर अगर तुम 5 गलतियां करते हो तो छठी दफा एक जुमले के अंदर 5 गलतियां अंग्रेजी की करते हो तो मैं नहीं रखूंगा, या कम से कम काम नहीं दूंगा। अगर आप बाजवा साहब की सिफारिश लेके मेरे पास आए और मैं आपको ना नहीं कर सकता, मैनू की पाई हुई कि मैं तानू पै के, और पैसे मैं फिर थोड़ी सिफारिश तो मैं पैसे फिर भी नहीं देंगा मुंडे नू, जहाँ पे ये बात है। पर बात ये है, जो काम करता है वो बिकता है, जो काम जिसको काम करना नहीं आता फारे है। इसलिए बार वोकेशनल कोर्स जरूरी है कि काम करना आएगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अदरवाइज मैनू की पाई हुई है यार कि मैं अपने बच्चों को पैसे दूंगा कि आप आ गए हैं बीच में फलां के कहने के ऊपर तो मैं कहूँगा नहीं यार बीच में मैं दे देता हूँ पैसे। समझने की ये बात है, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे अपनी काबिलियत और भूखे नंगे अंदाज के अंदर काम हासिल करने और ये करने से। अगर आप तकलीफ नहीं लेंगे, मैं अगर 9 घंटे काम करता हूँ, आप मेरे से मीलों पीछे, आपको 12 करना चाहिए। आपको मेरे से बाद में पहले आना चाहिए और मेरे से बाद में जाना चाहिए। मेरे चेहरे में हर वक्त कहूँ कि यार चल इनू ही काम का करने वास्ते दे दो। ये इंटर्न्स के अंदर एसोसिएट्स में नहीं है। आपके यहाँ पे जो एसोसिएट्स हैं बेशुमार ऐसे भी मिलेंगे वो जी सानू तो सिर्फ 18 केसों के अंदर डेट वास्ते ही उस्ताद ने भेज देता। ठीक है, 18 जजों ने तो आपका चेहरा देखा, 18 अहमदों से तो लैक से लैक हुई। जब 19वां अपना मुकदमा लेके जाओगे तो कम से कम तो पता होगा इधर खलोना या इधर, कान खोल के अगर रखे हो 18 कोर्टों में गए तो पता चल जाएगा यार फलां मुकदमे दे विच है और फलां दे विच ये हो रहा है। और सबसे बड़ा उसके अलमिया उस लड़के के ऊपर 18 मुकदमों में वो पेश हुआ, उसने फाइल ही नहीं खोली। 18 मुकदमे, मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे पास कोई टीका नहीं है जो आपको लगा ले, मगर आपने अगर अपनी ट्रेनिंग के अंदर हर मुकदमे की फाइल खुद नहीं पढ़ी तो आपको इल्हाम तो नहीं होना ना। 18 मुकदमों में कोई होगा रिटन स्टेटमेंट के स्टेज पे, कोई होगा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे, कोई 7-11 क्या होगा, किसी में जवाब देना होगा, किसी में डिसमिस एंड डिफॉल्ट होगी, रेस्टोरेशन हो रही होगी, किसी में एविडेंस हो रहा होगा, किसी में फाइनल आर्गुमेंट्स होगा। वो फाइल नहीं खोलोगे, आंखें खोल के नहीं पढ़ोगे कि की हो रहा है, कहां से पता चलेगा कि अपना जो पहला मुकदमा आएगा तो उसके ऊपर ही बैठ के लिखना फरफट शुरू कर दोगे जब तुमने देखा ही नहीं हुआ। अगर तुम्हारे चेंबर में मुंशी फाइलों को हाथ नहीं लगाने देता, उस्ताद नहीं करना देता, उस्ताद को चेंज कर दो, जा किसी और के पास चले। ऐसे भी लड़के मौजूद हैं, बट समझने की ये लोगों का ख्याल है कि इस प्रोफेशन के अंदर लोगों को सिखाया जाता है, नहीं, आपको सीखने का मौका दिया जाता है। नहीं आओगे, नहीं सुनोगे, नहीं बीबीसी करोगे, वैसे ही लाइसेंस ले लोगे तो बेले हो, नहीं कमाई होगी। हमारे ख्याल के अंदर काम करने वाले को बीच में लोग आगे पैसे देते हैं कि जिन्होंने काम करना नहीं आता उनको देते रहेंगे। खुली और कड़वी बातें आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि जाग जाने का वक्त आ चुका हुआ है। साल तक शादी हो जानी है, 2 साल के बाद बच्चे आ जाने हैं, अगर ऑलरेडी नहीं हो गई हुई। वालिद बुजुर्ग हैं, खुदा ना खास्ता फौत भी हो सकते हैं, कमाई किधर से करोगे? कौन सारी की सारी चीजें ये जाग के जब तक चीजें नहीं देखोगे ना, इसलिए बार वोकेशनल कोर्स इंपॉर्टेंट है। और ये जो कागज आपको दिया है, आपका दर्द आपके अलावा आपके वालिदैन भी प्रॉब्ली नहीं फील कर सकते, या अगर फील करते हैं तो कम से कम क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वालिद साहब ने तो जाके मुकदमा आपका आर्ग्यू नहीं करना, फाइल पढ़नी, आपको आंखें खोल के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको लॉर्ड से झंझोड़ने के लिए आया हूँ और ये समझाने के लिए आया हूँ कि ये चीज़ आप बचपन आए ख़त्म हो गया हुआ है। बाजवा साहब के साथ मैं ज़्यादा इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कह रहे थे कि बच्चे आ गए हुए कमरे में, बच्चे, ये आप बच्चे नहीं हैं। LLB से पहले भी आप बच्चे नहीं थे, अब आप बड़े हो चुके हुए हैं।
और जो काम करने वाले होते हैं ना आप, और ये भी एटीट्यूड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कोई और तो पीछे लगा रहता है। टीचर की टीसी करता था इम्तिहान के अंदर, आपने लॉ कॉलेज में ही चीज़ें सीखनी थी। टीसी करने वाला आगे जाके ज़्यादा बीच में सक्सेसफुल होता है बिकॉज उसकी एबिलिटी होती है। वो सियासी होकर सेक्रेटरी के नाल लग के या सदर के साथ लग के वगैरह इस तरह काम वो लेता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। शायद यही तरीका है समझने की। ये ज़रूरत है। लेडीज़ बैठी हुई है लेकिन भूखे नंगे, उस अंदाज के अंदर करना है। आपकी भूख सिर्फ आपको लगेगी, किसी और को नहीं लगेगी। कोई आके आपको प्लेट के ऊपर रख के नहीं देगा। वालिदैन के और भी मसले हैं। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी, अब इधर आ जाइए प्लीज़। अब जल्दी से ओरल एडवोकेसी के अंदर क्लाइंट्स लेने की एबिलिटी है कि नहीं? अव्वल तो आप में से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है, सारों को ले लिया हुआ। किसके पास लाइसेंस है? बीबीसी तो बगैर किस तरह लाइसेंस हो गया यार? कानून तोड़ते हो तुम हैं? हाँ साथ कॉन्स्पिरेसी हुई। हाँ कॉन्स्पिरेसी साहब देखो। और दूसरा जो बाकी हैं तो प्रोफेशनल कोई चीज़ नहीं होती सर वगैरह। और बाकी हैं आपको बता सकते हैं वकीलों को कौन सा कानून रेगुलेट करता है? आपके हुकूक कौन से कानून में लिखे हुए हैं? आपके हैं क्या? लीगल एथिक्स में नहीं, लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जब आप अंडर ट्रेनिंग होंगे तो लाल टाइल पे करेंगे। एक मैडम ने सिर्फ मरून चादर पहनी हुई, बाकी सारों ने काली पहनी हुई। वो इसलिए होती है कि आपको प्राइड लेनी चाहिए। पहले अगर आपने बीच में काली टाई लगा के मुकदमे कर रहे हैं लाइसेंस के बगैर तो आप पे पर्चा होता है। एक चीज़ आपको, जिस बंदे का मैंने जिक्र किया था कि जो शुरू में मेरे पास आ रहा है और उसने आके बीच में बीबीसी के बगैर लेना चाहता है, यार ये चीज़ अपने जहन के अंदर कर लो। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ईमानदार लोगों का प्रोफेशन है। घटिया लोग भी बहुत आ गए हुए हैं, लूटने वाले भी बहुत आ गए हैं, बेवाओं की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने वाले भी बहुत आ गए हुए हैं, और वकीलों को गोलियां भी काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। क्यों? बिकॉज, और ये चीज़ भी आप प्लीज़ देख लीजिए, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, गांधी, नेल्सन मंडेला, एब्राहम लिंकन, जिन लोगों ने दुनिया का नक्शा बदल डाला, वो सारे वकील थे। आप इस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हो, आप इस प्रोफेशन के अंदर नहीं आ रहे कि फड़ के राउंड डालो। इसके अंदर आपके प्रोफेशनल एथिक्स का आपको यहाँ पे लेक्चर दिया होगा। आपको इब्तिदा में कहते हैं बेईमानी नहीं करनी, अन्यवा पैसे नहीं पकड़ने, डन नहीं करना, जज के नाम के ऊपर पैसे नहीं लेने, क्लाइंट की ज़मीन के अंदर कब्जा नहीं लेना, कट नहीं लेना। उसमें क्या, क्यों? पैसे नहीं हमें पसंद, इसलिए कि ये ईमानदारों का प्रोफेशन है। आप अभी करप्ट नहीं हुए, गलत चीज़ें मत करें। अगर आपने बुनियाद ही गलत तरीके से डाली तो आगे जाके बहुत बुरी तरीके से पकड़ भी होगी। वापस इसकी तरफ आइए, इस पे देख लीजिए राइटिंग अग्रीमेंट्स, फिर ओरल एडवोकेसी, क्लाइंट्स की एबिलिटी और लीगल नॉलेज क्या है। लीगल नॉलेज अगर 2 है तो किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी। तो इसलिए आपने ये लिखना है। अब अभी तक जो आपने 6 महीने अपने लगाए हैं उसकी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे ये एक टेबल बना हुआ, उसमें आप लिखें कि आपने क्या क्या काम सीखा है। सिविल का सीखा है कि फौजदारी का सीखा है, ठीक है। और आगे तीसरा कॉलम है स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल। कोई मुझे बता सकता है कौन से ट्राइब्यूनल होते हैं कि उधर भी कमाई हो सकती है? सर्विस ट्राइब्यूनल हो गया। लड़कों को और कहाँ पे मिल सकता है काम? सियालकोट में कंज्यूमर कोर्ट है सर। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है, सबसे ज़्यादा हमसाए के लिए भी अगर कोई है वगैरह काम वगैरह उधर मिल सकता है। तो बात ये, अगर आपका ये स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल का खाली है तो शायद आपको उधर जाने की ज़रूरत है। समझने की ये ज़रूरत है। 3 कॉलम इस वास्ते बनाए हैं कि मेरे नज़दीक 30-40% 30-40% और 10-15% ये काम वहाँ पे मौजूद है इनके अंदर। लड़के ये कहते हैं जी मैंने तो सिर्फ फौजदारी करना है, क्यों? सिविल वाले पैसे नहीं देते। सिविल काम सीखने से हमसाया पास आएगा कि यार मेरा बच्चों की कस्टडी का मामला, आप कहेंगे नहीं जी मैं तो सिर्फ फौजदारी का मुकदमा करता हूँ, तो क्या
तो आपने अपना 60 या 70% ऑफ चांसेस ऑफ सक्सेस जो इस प्रोफेशन के अंदर हैं अपने हाथ से ही तबाह कर दिए। फिर कहते हो कि जी मेरे 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 को क्लाइंट नहीं आते। अल्लाह मियां ने आपको सिविल का क्लाइंट भेजा था, आपने कहा मैं नहीं करता। कंज्यूमर कोर्ट का भेजा था। वो लतीफ़ा सुना है ना कि जी सैलाब आ गया, बंदा अपने घर की छत के ऊपर बीच में बैठा हुआ था, तो कहता अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह भेजेगा। एक कश्ती वाला पास से गुजरा के आ जाए यार वगैरह, उसने कहा नहीं मैंने अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, वो पास से चला गया। दूसरी एक और आई, पानी बढ़ता गया, उसने कहा आ जाए यार बीच में पकड़े, उसने कहा नहीं यार मैं नहीं, इस तरीके से मैंने अल्लाह बचाएगा। फ्लड आया, डूब गया, ऊपर गया, तो उन्होंने कहा कि जी वो मुझे बचाने के लिए नहीं है। उसने कहा दो किश्तियाँ तो अल्लाह मियां ने कहा कि मैंने भेजी थी आपके लिए। आपने अपनी एबिलिटी पूरी करनी है उन चीज़ों की। एक आपने अपना पल्ले बांध लें, काम वो सीखना है जो काम आपको आ सकता है, मिल सकता है। काम करने में हाईकोर्ट की अपीलें नहीं आनी, बैंकिंग की करोड़ों रुपए के मुकदमे या कंपनी के अभी नहीं आने, टैक्सेशन के अंदर भी शायद आपको काम इतना ज़्यादा नहीं आना, अनलेस आपके वालिद साहब का बीच में टैक्सेशन का कोई चेंबर है, वहाँ पे आप ज़रूर उसमें स्पेशलाइज करें। अदरवाइज आपके 6 महीनों में, अगर आपने सिविल का आपको पसंद है तो पहले 3 महीने सिविल क्रिमिनल ट्रायल सीखना था, फिर जाके 6 महीने दूसरे में लगा लेते हैं। ये चीज़ इसके अंदर ये जो है ये नक्शा है, इसको भरें तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है अगले 3-6 महीने के अंदर। ये वाला जो टेबल बना हुआ है ना कि सिविल ही सिविल 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 सारा, तो फौजदारी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना यार। रिमांड कंटेस्ट करना, बेल वगैरह करवाना, CNSA के मुकदमात, ये साथ आगे कंज्यूमर कोर्ट में अगर या लेबर कोर्ट में कमाई हो सकती है, और क्या उधर से कमाई करने का नहीं वो पॉसिबिलिटी। आपने अपनी कमाई के जरियात ईमानदारी से बढ़ाने हैं। इधर ही नहीं सारे के सारे, सिविल में तो बहुत ज़्यादा वकील होंगे, ये भी गौर से देख लीजिए, इससे आपको खुद पता चलेगा। आगे अगर आप पढ़ लें कि आप जहाँ पे ये लिखा हुआ जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई, आर यू लर्निंग, आपने कुछ सीखा है कि वक्त ज़ाया किया? अगर कुछ सीखा है तो फिर कंटिन्यू करो, अगर नहीं सीखा तो किसी और दे कोल जाओ, या शायद गलती आपके अंदर है। चम्मच में तो नहीं उस्ताद दे देना है, वो पुत्र है कर लो, और रोज़ उसने तो नहीं आपके साथ करना। आपको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं? क्या पैसे मिलने के कोई चांसेस हैं? आगे जाके पैसे मिलेंगे कि नहीं? कि अगर नहीं मिल रहे तो फिर शायद कहीं और जाएं। क्या वो आपको आपका उस्ताद अपना काम करने की अलाउ कर रहा है कि नहीं? कई दफ़ा मैं फॉर एग्जांपल अपने एसोसिएट्स को या इब्तिदा में इंटर्न्स को नहीं ज़्यादा पैसे देता, या नहीं देता ही नहीं, लेकिन बिजली वगैरह मेरी इस्तेमाल करके मैंने खुला खाता रखा हुआ, कमाई करें, कंप्यूटर मेरे दफ्तर का नाम इस्तेमाल करें, सारे का सारा ठप्पा लगा के करें। इस तरीके से भी बैठने की तो जगह मिल गई। तो वंस अगेन उनको मैं कहता हूँ अपना काम पकड़ो, मुकम्मल तौर पे खुल के पकड़ो। इस तरीके से होगा तो आपने अपना करियर खुद प्लान करना है। और आपको क्या उसको कहते हैं, आप क्या जिसके पास उस्ताद के पास काम कर रहे हैं सिर्फ सिविल की वकाल है कि थोड़ा सा फौजदारी का भी मज़ा ले लेना चाहिए? अगर वो पैसे दे रहा है और अच्छे लेवल पे दे रहा है फिर शायद ना जाओ, फिर आपका रास्ता बन जाएगा सिविल की साइड के ऊपर से काम भी करने के लिए दे रहा है, आपको दे भी देता है काम वगैरह, कमाई भी आपकी अच्छी हो रही है। तो ये सवालात आप अपने से पूछें। पहला सफ़ा यहाँ पे इख्तिताम हुआ, इसको मेहरबानी करके अभी बैठ के आप भरेंगे, इससे और ये दूसरा जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। आगे हमने आपको एक चेक लिस्ट दी है कि इस नौइयत के मुकदमे पहले 2 साल में आने चाहिए, अभी 6 महीने में आपको आने चाहिए। तामील मुख्तस का दावा कितनों को आता है? तामील मुख्तस क्या चीज़ होती है? यहाँ पे तो 2 ही नज़र आ रहे हैं और वो भी सीनियर ही नज़र, सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आपने नहीं किया तो सिविल कोर्ट की आप समझ लें 60% मुकदमों में आप वेले हैं। लाहौर के अंदर कम से कम, मुझे सियालकोट का इतना नहीं पता, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुकदमा है। तामील मुख्तस क्या होता है, कोई एक बता दें? हाँ क्या बला होती है? मुश्किल आपको पढ़ाया ना, मुआहदा हुआ है प्रॉपर्टी के लिए, वो बंदा कहता है मैं नहीं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता, आप उससे जबरदस्ती करवाते हैं। रोज जमीनों का होता है सबसे ज्यादा मेरी कमाई रिटों के बाद इस चीज में।
आपकी भी होगी। तो अगर पहला नहीं सीखा तो 6 महीने की कर दे रहे हो। यहाँ पे पढ़ के भी अभी नहीं समझ आई, मैं आपको कह रहा हूँ इसमें सबसे ज़्यादा कमाई है। इसलिए नहीं आपको पढ़ाया गया यहाँ पे बैठ के कि जी वो औखा जो ना आएगा तो सीख लो। इसलिए किया गया है कि इसमें आपकी कमाई हो सकती है। कहाँ पे ये दावा, आपने हमेशा इसको इस तरीके से देखना है, इसमें अगर दावा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं लिखूंगा, क्या चीज़ें लिखूंगा तो मुकदमा ये होगा, क्या चीज़ अगर मैंने ना लिखी तो उड़ जाऊंगा। इसमें बैलेंस पेमेंट अमाउंट भी देने की ज़रूरत होगी। मुआहदे की अगर ओरल अग्रीमेंट था, डिटेल्स लिखने की भी ज़रूरत है। ये कहाँ से आएगा, ये कोई टीका तो नहीं लगना है। इन किताबों को नहीं खोल के पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा। ये किताबें आपके चारों तरफ दिखाने के लिए नहीं लगी हुई, इसमें एक एक सफ़े पे आपकी रोजी रोटी है। बात ये है कि हर मुकदमा आपके लिए एक अफसाना होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। वो इस तरह होता तो यह होता है, इन्ने खलोगे ए क्या थे, इन्ने ए क्या थे, हुण मेरे ख्याल में की होएगा, अच्छा जज ने की किया, अख्ताम की होया। इस तरह करके पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नए पीएलडी सीएलडी वगैरह पढ़ेंगे तो पता चलेगा मार्केट में आजकल किस नौयत के मुकदमे हो रहे हैं और इस पे क्या किया जा रहा है। वही नौयत के कोई नया, हर मुकदमा नया इतना भी नहीं होता। पता होएगा तो पता होएगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा। तो ये जो पढ़ी हुई है ना किताबें, इनको इसलिए मेरे साकिब निसार साहब, मेरे वालिद साहब जब फौत हुए तो उनकी पेपर बुक बेड साइड के ऊपर खुली हुई थी। 50 साल से ज़्यादा उन्होंने वकालत की है। वो मेरे से पहले पकड़ के रिसाले किया करते थे। उनको क्या है, ये मलिक यूं बीच में लेजेंड थे, उनके कहते थे कि खून के अंदर है सीपीसी वगैरह, उन्होंने की पढ़ने की ज़रूरत है सी। वो इसलिए पढ़ते थे कि उसके ऊपर उनकी कमाई थी और उनसे 75 और आगे मुकदमे। वो आप एक पीएलडी, खैर पीएलडी के अंदर तो आजकल सियासी होते हैं, सीएलसी या वाईएलआर पढ़ेंगे शुमारा तो आपके 4 मुकदमे सीधे हो जाएंगे। ओए उसके अंदर तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ओए इसके अंदर तो मैं ये कर सकता हूँ। इस तरीके से इस तरह खेलते हैं। हर दफ़ा मैं यहाँ पे लोगों के आगे कहता हूँ कि लूडो खेलनी कितने बंदों को आती है? लूडो खेल कितने बंदों को, हाथ खड़ा कर लो यार। सारे ही आती है लूडो। तो लूडो वाली वकालत सारों को ही आती है। लूडो के अंदर क्या होता है, सुटते तक कोई कंट्रोल दे बेच नहीं हुए, अच्छा चलो यार बात 6 आ गया, चलो बाहर निकाल, टक टक टक, ज़्यादातर 2 या 3 ही चलती हैं। शतरंज कितने खेलते हैं, सही ना? शतरंज के अंदर आपको 172 बीच में मूव हो सकती है। इस तरह चलता है, ए प्यादा इधर चलता है, एंड नाल ए करांगा मैं, इस साइड तो पिछों जाके 7-11 की एप्लीकेशन देंगा, मैं रिटन स्टेटमेंट में ये करूंगा, उसकी एविडेंस नहीं है तो मैं इसको इस तरह करके उड़ा दूंगा। ये सीपीसीडी के अंदर आपको चीज़ें मिलती हैं। शतरंज भी खेल सकते हो। लूडो के अंदर तो आपके कंट्रोल में होता ही नहीं है, आपको डाइस के ऊपर होता है। तो फिर रोंदे रहोगे कि मैं लूडो खेलता हूँ, लूडो में मेरा 6 नहीं आ रहा है, मेरे तो गेटियाँ ही अंदर बैठी हुई हैं, बाहर ही नहीं निकल सकी और वो दूजा बंदा जीत गया। राइट, शतरंज के अंदर हर बंदे को मौका मिलता है। राइट, वो एक मूव चलता है, आप दूसरी साइड से भी कर सकते हैं, सामने से भी उसको रोक सकते हैं, रिटन स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, 7-11 भी दे सकते हैं। 7-11 आप दे सकते हैं कि नहीं, 151 की एप्लीकेशन, स्टे के ऊपर लड़ाई खींच के उसको उस साइड के ऊपर ले जा सकते हैं, स्टे के लिए ले जाएं, ना कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर एविडेंस के चले जाएं, इश्यूज फ्रेम में चले जाएं। तो समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग खोल के खेलोगे तो शतरंज के चैंपियन हो गए, नहीं तो लूडो वाले ही हो गए, गीटियाँ अंदर ही बैठी रह जाएंगी। तो कहोगे कि जी मैं तो गान देगा कि कितने में फंस गया। समझें। और ये किताबें वगैरह इसीलिए आपको बीच में बता रहा हूँ कि ये आप सीखेंगे तो आप सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। ये मुकदमे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट मुकदमा तो आप में से 90% को आता ही नहीं है, तो तुम कर दे की हो, कितों कमाई होनी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह के अंदर डेक्लेरेशन है, ओरल अग्रीमेंट क्या होता है, उसके लवाजमात क्या होते हैं, रिटर्न गिफ्ट डीड क्या होता है, गिफ्ट डीड बना हुआ है बीच में इनहेरिटेंस को करने के लिए, इसको अफसाने के तौर पे पढ़ो और समझो कि क्या कैसे मैं उड़ा सकता हूँ। पोजेशन हैंड ओवर हुआ कि नहीं, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, एक जादुई अल्फाज नहीं है, इनके ऊपर मुकदमे जीते जाते हैं और हारे जाते हैं।
इस तरह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इनहेरिटेंस के कितना करने आते हैं? इनहेरिटेंस कहाँ पे होती है सबसे पहले? हाँ, कहाँ पे जाते हो विरासत के लिए? पहले सिविल कोर्ट में। दावा कौन सा होता है सिविल कोर्ट में? हाँ, उस इनहेरिटेंस के मामलात में आप सिविल कोर्ट पहले जा ही नहीं सकते, पहले आप उन्हें नादरा में जाना है। हाँ, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के तहत होना, तो सीधा जाके दावा कर देता मैं, मुझे पड़ा हुआ है, मैंने आपका दावा खारिज करा दिया। आप में से पता ही नहीं है, आपके मोहल्ले के अंदर किसी का कोई फौत हो गया, उसकी इनहेरिटेंस होनी है, कमाई हो सकती थी, आप उन्हें करवाई नहीं, आपको पता ही नहीं कुछ। बेइज्जती अलहदा हुई, सिविल कोर्ट का दावा पहले के अंदर उड़ गया, और नादरा तुसी गए नहीं, पहले नादरा से रिजेक्ट ही करवा लेते। सियालकोट में भी सर नादरा के करना पड़ता ना जी पहले। जी बिल्कुल, वो ठीक है, बट हो गया ना यार। हमसाए ने तो माँ बहन की गालियाँ नहीं निकाली, लाख रुपए भी मैं देता था, मुंडा एक्चुअली सिविल कोर्ट चला गया, 6 महीने के बाद खारिज हो गया। इस एप्लीकेशन के ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं, नादरा इसको इतना नहीं पता था। हर दफ़ा उसको गली में देखेंगे तो अपना मुंह छुपा के फिरेंगे। भाई ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, जो चीज़ें आपको चाहिए, इसके सामने टिक मारो या काटा मारो, बाहर निकल के फिर जाके सीखो। मैंने नहीं सिखाना तुम्हें। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो यहाँ पे भी सिखाया। आपका डाइवोर्स का बढ़ती जा रही है काफ़ी ज़्यादा, या शादी के बाद खुद आप शायद देना चाहें फौरन जल्द अज जल्द ही वगैरह। जब वो कह रहे होंगे ना कोई तू तो बेला वकील लेगा, 5 रुपए नहीं लेके आंदा, तो फिर मेरे ख्याल में अपना ही खुद करना पड़ेगा कि वकील को पैसे देंगे। ये ख्याल है डाइवोर्स का यार, कस्टडी का, बीवी तुम्हारे से बच्चे छीन के लेके जा रही है, तुम्हारा दिल बीच में टूट रहा है मुकम्मल तौर के ऊपर। ये चीज़ें आपको इब्तिदा में मिल सकती हैं। ये सारे वो मुकदमे जो आपके हमसाए के हो सकते हैं, आपके दोस्तों के हो सकते हैं, दोस्तों के वालिदैन फौत हो सकते हैं, वहाँ से ही पैसे आएंगे। कोई किसी को ये तो नहीं पड़ा हुआ ना कि यार फलां जगह से मुंडा बैठा हुआ है, सियालकोट में इतने ज़्यादा बीच में वकील हैं, इतनी ज़्यादा गलियाँ कि इसके पास मैंने जाना है। आपके आसपास से ही आएंगे। तो उन चीज़ों को देखो। मैं आपको आज ये भी बता रहा हूँ कि जिस नौयत के काम आपको इब्तिदा के अंदर 2 साल के अंदर मिल सकते हैं, ये अगर नहीं सीखे तो बेले हो। आगे फिर जाके देख लीजिए मेंटेनेंस क्या बला होती है। एसी साफ करन दा, पखा खराब हो गया ठीक करन दा, मेंटेनेंस का दावा क्या होता है? हाँ, बीवी का भी और बच्चों का भी कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये तो मिल ही सकता है ना। साथ आगे आके मेंटेनेंस के साथ रिमांड कैसे कंटेस्ट करते हैं, वो नॉर्मली तो मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी बेल, क्रिमिनल ट्रायल। मैं अगर और सर आपके नज़दीक कोई इसके अंदर दावाजात होने चाहिए जो कि पहले, हाँ, रेवेन्यू के अंदर पार्टीशन के, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी अगर है तो पार्टीशन के जो दावे वगैरह हैं, कोई बता सकता है कि रेवेन्यू में पार्टीशन के लिए कब जाएंगे और उसको कहते हैं पार्टीशन का दावा कब होगा? हाँ, क्या सॉरी, एग्रीकल्चरल लैंड होगी तो किधर जाओगे? उधर से पार्टीशन होगी। अदरवाइज अगर शहर के अंदर है तो फिर सिविल कोर्ट। कौन से कानून के तहत? लैंड रेवेन्यू नहीं लगता उधर यार फिर बीच में। ये वैसे मादर के साथ 3 घंटे का ये सारा आपको बताया था कि कैसे करना है और क्या करना है। अगर आपने जवाब नहीं देना तो फिर मैंने पहले कहा था अगर आपने कुछ समझ आई है तो आप बता दें। इट मीन्स का आपको कोई समझ नहीं आई। उसे पक्के एने उत्ते पक्के एने तेज चले सी पीछे आवाज ही नहीं आई। कसूर तक साडा ही मेरा करे लगता यार देख भाई, देखो बात ये है, मैं आपके बिल्कुल बीच में मेंबर साहब और मैं इनको एक चीज करूंगा, हम ऊपर बीच में डिस्कस कर रहे थे किस किस ने क्या लेक्चर दिया। मैं इनको प्रैक्टिकली सल्यूट करता हूं कि पूरे पंजाब में इन्होंने जो चीजें पढ़ानी चाहिए वो पढ़ाई हैं। पार्टीशन के दावे पढ़ाए हैं बिकॉज इसमें है इनहेरिटेंस हो गई, बच्चों के सारों के नाम पे घर आ गया, अब वो बेचना चाहते हैं, वो सारे के सारे एक भाई कब्जा करके उसके ऊपर बैठा हुआ, टुकड़े करवाओगे तो आगे होगी ना, ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो या पार्टीशन होगी तो जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर। अब फिर मैं कह रहा हूँ लूडो नहीं खेलनी, आपने अगली स्टेप का भी पता होना चाहिए। जॉइंट प्रॉपर्टी होगी, हुन की करना है, फैमिली सेटलमेंट क्या बला होती है, ये चीजें प्लीज मेहरबानी करके सीखें।
और ये सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये लिस्ट आपके लिए यहाँ पे अपने हाथ से जो खाली लाइनें इसलिए लिखी हैं, इसके सामने पार्टीशन सूट भी लिख लीजिए। और भी जिस नौयत के काम वगैरह होते हुए नज़र आ रहे हैं तो वो आप ऐड करें। आगे अब आ गया, ये 2 डब्बे और बने हुए हैं, इसको हम क्विकली ख़त्म कर रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं? अभी आपके पास एसेट है कि आपके पास घर है, पैसे नहीं देने पड़े, अभी तक आपकी एसेट ये आपके वालिदैन हैं, आपको वो पॉकेट मनी दे रहे हैं, खर्चा वगैरह नहीं हो रहा, आगे रहेंगे कि नहीं? लाइबिलिटी में ये हो सकता है बाप बीमार है, कमा के भी आपने ही बीच में घर के अंदर लेके जाना है, शादी हो गई है, बच्चे आ गए हैं, ये आपने हर साल बनाना है अपना जायचा, ताकि आपको पता चले। आप बीच में शहजादे हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने सियालकोट नहीं जाना, मैंने लाहौर शिफ्ट होना, लाहौर आप चले गए, आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, खाने का पैसा जो घर से होता था वो भी देने पड़ेंगे, रहने के भी पैसे देने पड़ेंगे, एसेट ज़ीरो क्योंकि उधर से तनख्वाह ही नहीं मिल रही। करना है कि नहीं करना? ये जायचा आपने खुद बनाना है अपना, प्लीज़ मेहरबानी करके कीजिए। और आगे जाके कि शादी कब करनी है, लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज है, शायद ना करें अभी, आपने अपने सर पे लेना है कि नहीं, अभी कब लेना है, कब कमाई होगी इस चीज़ वगैरह के साथ। लोग तो वैसे ये भी कहते हैं शादी होने के बाद आप और ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, और ज़्यादा मेहनत वगैरह करते हैं। आपका क्या मामला वो भी आप ज़रा सोच लीजिए। पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, वालिद साहब की उम्र कितनी है, आप किसी के एसोसिएट मुफ्त के अंदर बैठे रहे, आपके वालिद साहब वकील हैं, आपकी नहीं बनती या आपके बनती भी है, आप किसी के जूनियर बन के करते रहते हैं, वालिद साहब फौत हो जाते हैं, सारे क्लाइंट बिखर जाते हैं, फारे ख़त्म करें और फ़ौरन अब्बा जी के साथ जाके उनके बनती है नहीं बनती उनके क्लाइंट्स लें, पकी पकाई खीर, ना कि ये कहना वालिद साहब का कहना नहीं यार तू कॉपरेट कर मैं फौजदारी देगा, उनके पास 400 वकील है, 400 केसेस हैं, तो जाओ करो। फिर ये कह रहा हूँ हर बंदे की कहानी अपनी है, मैं आपको नहीं बता सकता कि जो मेरे साथ मैंने अपना किया है और मैं जिसकी वजह से सक्सेसफुल वकील हूँ वो आपके लिए हो जाएगा। आपने अपनी कहानी खुद लिखनी है या आपके लिए लिखी जाएगी? अगर औरों ने किसी ने लिख दी तो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, सारी उम्र तड़पते रहोगे। और इकबाल ने यहाँ पे ही कहा हुआ है कि जो होता है बंदा, जो सही बंदा होता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, अदरवाइज लाखों बंदे जीते हैं, लाखों भी बंदे मरते हैं। कायदे आज़म बनना है कि वेला वकील बनना है? तो इस तरीके से आखिरी चीज़ है, एक सफ़े के ऊपर आपने ये भी लिखना है, अपने 5 साल का प्लान लिख लीजिए। प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, मेरे ख्याल में सियालकोट में तो किसी ना किसी सारों को आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे फर्म का कल्चर तो अभी तक शायद नहीं आया। क्या आपने सियालकोट में ही रहना है कि लाहौर आना है? क्या आपने क्या उसको कहते हैं अगर शिफ्ट होंगे तो कहाँ से आएंगे? LLM करना है कि आप वो शहजादे हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठ के कहते हैं कि जी जुडिशरी मैं करनी है और मैं जुडिशरी करनी है, और आप वकालत करते ही नहीं, पहले 3 साल या 4 साल करके 3000 अप्लाई करते हैं, पास होते हैं 22। गैमलिंग का अगर शौक है तो इसके अंदर कोई मुझे बता सकता है कितने ऑड्स हैं? 1% है, 2% है, कितने बनते हैं? कि बेहतर नहीं है कि वकालत के ऊपर फोकस वगैरह करें और साथ बीच में कर लें, ना कि मैं जी वकालत नहीं करनी। मेरे पास ऐसे लड़के भी आए हैं अभी आके कि जी हमने पहले 5 साल हमने लगा दिए CSS की करते हुए और हम वहाँ पे फेल हो गए, अब हम वकील बनना चाहते हैं, अब हम सीरियस हैं। मैं क्यों उनको रखूँ बीच में पकड़ के? अब अगर वो सीरियस हो गए, वो तो कभी वकालत के बारे में थे ही नहीं, कमिटेड ही नहीं थे। सो वंस अगेन देखो यार, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को बैठ के एक दफ़ा एनालाइज करो। लेक्चर मैं देने के लिए यहाँ पे नहीं आया, मैं आपकी गाइडेंस और करियर काउंसलिंग जिसको कहते हैं उसके लिए आया हूँ। और ये चीज़ आपके अंदर से आनी है। करने को तो मैं आपको एक और कानून के बारे में बता सकता था, जो चीज़ आप भूल जाते हैं फिर 5 मिनट के बाद, जैसे पार्टीशन का भी आप भूल रहे हैं, स्कूल परफॉर्मेंस का भी आप भूल गए हैं, और शायद अटेंडेंस वगैरह के अंदर ही इस तरीके से। मेरा मकसद ये नहीं आपको पुट डाउन नहीं करना, ये आपकी ज़िंदगी है, मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा।
आपको, लेकिन मेरी कम से कम ये ऑब्लिगेशन है एज अ मेंबर आपका बड़ा भाई होते हुए कि मैं कम से कम आपको सही डायरेक्शन दिखा दूँ। अगे चलना है चलो, थोड़ी नहीं चलना थोड़ी मर्जी। सो ये है। अब किसी दोस्त के अगर कोई सवाल है कर लीजिए सर। इसको ये फॉर्म वगैरह आप खुद भी भर सकते हैं। इनके बारे में अगर कोई सवाल है वो मेरे से पूछ लीजिए या वैसे पूछ लें। सर मेडिकल फील्ड में हाउस जॉब होती है, हाउस जॉब करवाते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रोफेशन है उसके अंदर क्यों ऐसा अरेंज किया जा सकता है कि आपको 4 और 5 ईयर बाद हाउस जॉब मिलती है? आपको 6 महीने की ट्रेनिंग वगैरह दे दी हुई है। 2-4 उसकी वजूहत हैं, क्योंकि लोगों को बीच में वोट चाहिए होते हैं यहाँ पे, और मेंबर बार काउंसिल्स और ये सारे के सारे मुकम्मल तौर पे सियासी अन्य व बीच में हम जाली वकीलों को भी लाइसेंसेस देते रहते हैं। बात तो ये है कि पिछले साल हमने 6300 लाइसेंसेस दिए पूरे के पूरे पंजाब के अंदर। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप मेरे से पूछे तो प्रॉब्ली 1,60,000 वकील हैं, राइट। पीछे HEC के पास लैट का इम्तिहान हुआ, वो क्या होता है? उसमें 1,30,000 लड़के रजिस्टर हुए। पूरे पाकिस्तान की जो पौध है तकरीबन उतनी 5 साल के बाद फिर आ रही है। 6,300 लाइसेंसेस हमने पूरे पंजाब में दिए। तो लोग मुझे कहते हैं, मैं एम ही बोलता रहता हूँ हर वक्त, बहाउद्दीन जकरिया के अंदर एक सप्ली पहले इम्तिहान हुआ, उसमें 5,000 बंदे बैठे, सप्ली का इम्तिहान हुआ तो 11,000 रजिस्टर हो गए। बाद में चेक किया तो पता चला 9,000 जाली हैं, 2,000 असली हैं, 2,300 असली हैं। बात यह है कि अगर तो इस प्रोफेशन के अंदर देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूं, आप अगर मेरे साथ एग्री करते हैं कि इस साल हम सिर्फ 3,000 बंदे को लाइसेंस देंगे तो मैं वजीफा भी अरेंज कर सकता हूं गवर्नमेंट से बात करके और जगहों के साथ, राइट। मगर यहां पे आप, मैं कह रहा हूं पूरे बार वोकेशनल कोर्स जो आपके फायदे की बात है मुफ्त में करा रहे हैं। लाहौर से उठ के आ रहा हूं, 144 बार एसोसिएशन में से 38 में हुआ है। हमने यहां तक लिख के सारों को भेजा कि हम सदर को सस्पेंड कर देंगे, सेक्रेटरी को कर देंगे। वो लगता है कि उन्होंने कसम खाई हुई है कि पढ़ाना ही नहीं है, या उनका भी मेरा ख्याल है कि पढ़ाई की होती है। बात यह आपके सवाल के बारे में करने को तो मैं लिख दूंगा, तो सबसे पहले आपने ही आके, आपके दोस्तों ने ही आके मेरा पुतला जलाना है कि नामंजूर ये करे। मैं अभी बार वोकेशनल कोर्स करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिखाया जाए कि कैसे करते हैं। बट आपके मुताबिक हाउस जॉब, अगर आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि पे करना, तो हाउस जॉब ट्रेनिंग के लिए ये उसकी पहली स्टेप है। मैं आपको कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बार वोकेशनल कोर्स होना है 2 हफ्ते का, जिसको हम 12 दिन रहते हैं। आपसे 12 दिन नहीं बर्दाश्त होते। आप मुझे कह रहे हैं कि 4 साल के अंदर हाउस जॉब, चौथे साल के अंदर हाउस जॉब रख दी जाए। लोगों को हम इंटर्नशिप और ये चीजें करने के लिए कहते हैं। मेरा बहुत दिल दुखता है एक्चुअली, और ये चीज होनी चाहिए। और मैं इसीलिए मैंने अपने आप को किया है कि अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, मैं इंग्लैंड अमेरिका की बात नहीं कर रहा, ये चीजें नॉर्म है, आम है। वहां पे लोग जाके अपने ओहदेदारों को गले से पकड़ते हुए, तूने हमारा टाइम के ऊपर इम्तिहान नहीं करवाया, ट्रेनिंग नहीं करवाई, आपको दी भी जाती है तो आप कहते हो कि रहने दो। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में कहा कि बार वोकेशनल कोर्स के बगैर लाइसेंस नहीं देंगे। फिर भी हजारों की तादाद में मिले हैं, और लड़के ये जाके कहते हैं कि जी वो सानू लाइसेंस किस वास्ते नहीं करके, उनको तो हमने इसीलिए बार 6,300 बंदा पिछली लाइसेंस आया, राइट। मैं अगर लाहौर में पढ़ाना शुरू कर दूं, वो लाहौर के लिए, और मेरे कमरे में तो 70 बंदे आते हैं, तो 6,300 मैंने कैसे करने हैं? आपकी हर बार एसोसिएशन को हमने लाजमी कर दिया, और उसकी पहली स्टेप है। तो आपके सवाल का जवाब ये, हाउस जॉब कितने तुसी तो 2 हफ्ते वास्ते नहीं तैयार होंगे। और जिसके लिए ये अच्छी बात है, मैं आपको कह रहा हूं सियालकोट को मैं चूमता हूं और तमगा आपके लिए, क्योंकि आप नजर आ रहा है कि प्रोबेबली पंजाब में पहले नंबर पे हैं। आप खाना पूरी नहीं कर रहे। कई बार एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट बना के दी जाती है। मुझे पता है, एक दफा भी नहीं हुआ, 12 दिनों के अंदर जी कंप्लीट हो गया जी। 100-200 बंदे थे, वो अपनी साइट के ऊपर
आपका तमगा ये, आप बीच में इकबाल का शेर है, आप फैज़ का शेर है, पढ़ाई लिखाई का लगता है रुझान है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अदरवाइज तो यार देखो आपका क्वेश्चन अच्छा है वगैरह, बट मेरी दुखती रग है ना, ज़्यादा मैं बोल गया। सर एक और चीज़ है, जिस तरह साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर आप कहते हैं कि प्रैक्टिकल जरूरी है, साथ उसके लैब उसमें जरूर जाना है। हमने वहाँ पे थ्योरी पढ़ी अपने, जब हमने कोर्स किया है, उसके बाद अगेन उसको रिफ्रेश करवाया जाता है इस बीबीसी के अंदर, उसको ही थ्योरी पढ़ा दें? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इन्होंने मेरे से जो बात की है वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, अब तुम्हें प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। इन्होंने मुझे ये कहा है कि हम कोर्ट के अंदर भी ले जाके दिखाते हैं, आपको ड्राफ्टिंग भी दिखाते हैं, प्रैक्टिकल साइड पे दिखाते हैं। इस वकालत के अंदर हाँ प्रैक्टिकल चीज है, थ्योरी है, नॉलेज के बगैर नहीं होता, बट 90% प्रैक्टिकल है। कागज पे की लिखना है, जरा सीखना सी और लॉ कॉलेज में आपने सीख लिया हुआ है, मगर उसको इस्तेमाल करके आप रुक सिर्फ उसी चीज पे जाते हो। बात ये होनेगा कि ए पढ़ो पढ़ो समझो, दिमाग दे विच ले जाके कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके लिखना की हैगा, कितना स्टैंप लगना है, कितनी कॉपी आएगी, केड़ा कागज है, इंडेक्स की लगना है, किधर उठ के केड़े कम जगह पे जाके जमा करवाना है, कदों जाएगा आगे, आपने उसके पास जाएगा जज के पास, उसके पास इस साइड पे खड़े होना है, इस साइड पे होना है, क्या बीच में गुफ्तगू करनी है, ये भी बीच में इसके अंदर है कि स्टे नहीं लिया, दूसरी पार्टी को समन करा दिया, उन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर तीजे बंदे के नाम कर दी। अब दिमाग इस्तेमाल करके उस चीज को अप्लाई करना है, तो इसमें पढ़ाई लिखाई है, आप सही कह रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे किस लेवल तक प्रैक्टिकल था, क्या था वगैरह, बट मेरा इंप्रेशन ये है कि बाकियों से मीलों बेहतर था। इसको यू नीड टू अप्रोच इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, और आप में भी ये होना चाहिए। आज के बाद अब आपका, पहले आपका हुआ करता था कि जी ए टॉपिक का पार्टीशन था, इनते मैं मजमून लिखना है, ए फायदा, ठीक है, नंबर इतने मिल गए, टीचर की टीसी करनी है इस तरीके से, वो भी एक चीजों से आपको चंद के लिए करा। अगर टीचर की टीसी करनी आई थी तो शायद जज की टीसी करके आप बीच में ले सकें रिलीफ वगैरह। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अच्छा वकील अब एक प्रोविजन को पढ़ता है तो वो पढ़ता है कि अगर मैं इस साइड से होऊंगा तो मुझे क्या लवाजमात है जो मैंने प्लेंट में लिखने, दूसरी साइड से होऊंगा एक ए लवाजमात नहीं पाए तो मैं उड़वा सकता। दूसरी आप दोनों एंगल से पढ़ते हैं, और ये पढ़ना आपके ज़हन में से होना है। हम तो आपके सामने एक एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अब घर जाके एक दफा आप जिम चले गए, आपने कहा मैं बड़ा हेल्दी हो गया वगैरह, उसके बाद आपने किया ही नहीं, हूं तो रोज डंड कटो तो फिर मसल बनोगे। अगर नहीं एक्सरसाइज करोगे कि जी मैं बीवीसी कर लेता तो हूं मैनू कोई जरूरत नहीं हैगी, हूं तो मेरी वकालत वगैरह, तो फारे हो यार बीच में कि हम। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी आजकल इस तरह ही मेरे ख्याल में खेल रही है। 800 खाए हैं कल, मैंने 800 खाए हैं ना, आज हार गए होंगे मेरे ख्याल में अभी तक। उन्होंने भी कर लिया कि जी वो यो टेस्ट के अंदर वो एक सेल्फी उतार के ना जिम के अंदर यूं करके बाबर ने तस्वीर उतार ली, और उसके बाद उसने अपलोड कर लिया, उसने कहा रहने दो यार, चलो ठीक है। बात यह है कि दिस इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी है, लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, कहीं ना पहुंच जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। और भी कोई कर लो यार, यही दो दोस्त कर चुके हैं मैं। सर लॉ कॉलेज पे फोकस करने की जरूरत है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए कि वो ये चीज़ें वो उसका है, ये देखो कौन पढ़ाएगा कौन भाई। देख बात यह है कि दुनिया के अंदर किसी जगह के ऊपर लॉ कॉलेज में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। बात यह है कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम एक लेवल के ऊपर गधों वाला है कि हमने ये किया कि दुनिया के अंदर एलएलबी के बाद कोई बंदा किसी को लाइसेंस नहीं देता। वो आपसे बार वोकेशनल कोर्स वहां से उठाया बैरिस्टर बनवाता है, या एलपीसी का कोर्स करवाता है, 1-2 साल की ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर कहते हैं आप उत्तर सर्जरी कर। हमारा यहाँ पे सिलसिला ये हुआ, एलएलबी पास हो गया मुंडा, अच्छी गल है, कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं भी पढ़ाया कोई फर्क नहीं पड़ता वगैरह, ए लो। वालिद साहब के टाइम के अंदर तो वालिद साहब भी ये कहते थे, अब उससे भी ज्यादा बुरा हाल है कि जिससे कुछ और नहीं हुआ उसने वकालत कर ली, जिससे जो डॉक्टर नहीं बन सका या किसी और जगह पे नहीं जा सका उसने एलएलबी के लिए जाके बैठ लिया। इसमें तो जाने की, लॉ कॉलेज में जाने की जरूरत ही नहीं होती, सुना है। तो आप सही कह रहे हो बनाने के लिए, बट मैं बर्गर लेवल के ऊपर, मैंने सिलेबसेस में भी है ये चीज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कौन पढ़ाएगा? वो तो एक सादी 25 साल पुरानी बीच में कानून नहीं पढ़ा सकते, तो वो क्या वकालत वहां पे पढ़ाएंगे करके? आप बोलने के लिए तो मैं बोलता ही जा सकता हूँ वगैरह काफी देर वगैरह के लिए। और कोई सवाल है? आखिरी 3 सवाल प्लीज पूछे। सर जैसे कि आपने फरमाया कि जी लास्ट ईयर में हमने लाइसेंस इशू की,
जब एक चीज तय हो गई है कि जो ये कोर्स करेगा उसको ही लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस तो पंजाब बार काउंसिल ही जारी करता है, ऐसी आपको मजबूरी है वजूहत है कि वो नहीं करते, फिर भी आपको जारी करना पड़ेगा। मेंबर आते हैं, स्टाफ को कहते हैं लाइसेंस दे, नहीं देते तो उसका पकड़ सर फाड़ने के लिए आ जाते हैं, अपनी शायद अपनी जेब से भी जमा करवाते हैं, उनके वोटर हैं और आते हैं थद्दों की तादाद के अंदर लेके जाते हैं, इंटरव्यू भी नहीं करते, उनके वोटर होते हैं, फालतू समझा हुआ है शायद, उनका ख्याल होता है कि लड़का हमारा, और उनको भी पता होता है लड़के के कोई पल्ले नहीं है। मैं बाजवा साहब को चूमता आपके यहाँ पे सदर कोर में इसलिए आया हूं कि ये आपको सही चीज दे रहे हैं कि भाई कमाना कैसे है। वो जो बाकी आपको लाइसेंसेस देते हैं ना, वो आपको अपना नौकर गुलाम रखने के लिए करते हैं, काम मानना नहीं है, मेरे वास्ते नारे मारेगा मुंडा, तो दे ही जाओ दे ही जाओ दे ही जाओ दे ही जाओ, तस्वीरें वगैरह करके, इसलिए। और ये हजारों की तादाद में भाई, मेरे नजदीक तो अनबिलीवेबल, मैं खतूत लिख के हर जगह के ऊपर एनरोलमेंट मेरे नीचे नहीं आती, लीगल एजुकेशन आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ भाई, फिर भी दे ही जाओ दे ही जाओ दे ही जाओ। और ये आपको, और मुझे कभी ये चीज नहीं समझ आएगी किसी मेंबर या किसी प्रोफेशनल वकील को क्या पड़ी हुई है कि वो अपने हाथ से अपना गला काटे और पूरा समुंदर बीच में वकीलों का इसके अंदर ले आए। क्लाइंट तो लिमिटेड ही है ना, कमाई आपकी है, आपके बच्चे की भूख है। आपके ख्याल में वो जो जत्थे के जत्थे लड़के आते हैं और कहते हैं करो इस तरीके के नाल तानू सुननगे, वोटर बनाए जाते नहीं, वोटर भी नहीं होते जी। देखो बात आपकी खुल के आपस में बीच में बात कर रहे हैं, सारे वकील यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका यहाँ पे होना ये मतलब है कि, इसलिए मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ कि आपको इस प्रोफेशन की कोई तकलीफ है और आप बीच में इस प्रोफेशन के अंदर फुली कमिट होकर कुछ काम करना चाहते हैं, अदरवाइज आप बाहर बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं। वंस अगेन आपको ये बता रहा हूं कि मेरे नजदीक वो बंदे हाई कोर्ट से, वो फिर सिविल कोर्ट की कसोनमुखी दे विच ही रहेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है, आपने अहमद कयूम से बेहतर बनना है, आपने बीच में मेंबर बार काउंसिल बनना है, अपनी काबिलियत पे बनना है, कमाई, राइट। कम बंदे बीच में इस तरीके से आगे आते हैं और आपके लिए आइंदा बहुत गंदा आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 6300 एक साल में हमने लाइसेंस दिया, 11000 सप्ली दे के बीजेडीयू के अंदर है, 9 यूनिवर्सिटियां हैं, 6300 3 साल के अंदर 25,000 पे जाएगी। लैट के अंदर आपको फिर दोहरा रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में 1,60,000 वकील है, लैट के अंदर बैठ रहे 1,30,000। तो आपकी जो रोजी रोटी है, आपकी जो कमाई है, घर जाके देते हैं यार मेंबरान। मैं क्या करूं बीच में और जाके मैं वीसी को जाके चीखता हूं तो कहना चुप करो, इलेक्शन का साल है, और वो करते हैं। मैं तो ये बार वोकेशनल कोर्स के रूल्स नहीं पास वहां से करवा सका, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उन रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि जिन लड़कों को इलीगली उन्होंने ले लिया हुआ लाइसेंस, उनको 1 साल दिया जाता है कि वो बीवीसी कर लें। उस 1 साल के बाद उनका लाइसेंस बीच में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि मुझे अब डर ये लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा इसके बारे में पूछा कि हमें बताएं कि इसके बगैर कितने बंदों को आपने लाइसेंस दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये करके जिनको हमने इलीगल दिया उनके बारे में जिक्र भी नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट पूछती रहे। सो ये है हमारे सिस्टम में, और इसीलिए तबाही की तरफ हम जा रहे हैं पकड़ के। बट मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। और 2 और सवाल थे। I don't have a question, I just have an opinion। वो ये है कि सर, जैसे हम लॉ गेट को रेगुलेट कर रहे हैं, लॉ गेट हर बंदा जो एग्जामिनेशन क्लियर करके आ रहा है लॉ गेट दे रहा है, तो हम बीवीसी को इस तरह से रेगुलेट क्यों नहीं करते कि एंड पे अगर कोई बीवीसी की क्लासेस दे रहा है, उसकी प्रॉपर अटेंडेंस के थ्रू उसकी एग्जामिनेशन हो, एंड पे जो पास कर गया सिर्फ उसी को लाइसेंस पर सिर्फ अटेंड कर लेना भी नॉट इनफ। भाई अभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो कर ही नहीं रहे यार। आई एम टेलिंग यू कि 144 बार एसोसिएशन में 38 में हुआ है, अराउंड 3200 सिर्फ पास हुए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। नहीं कराते। मैं तो लाहौर के अंदर अपनी कमर तोड़ के 140 कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना वर्डिक्ट दे दिया हो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर कौन करेगा? अब पंजाब बार काउंसिल ने करनी वट नहीं करता। पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन साहब कौन है? वाइस चेयरमैन साहब बाबर वहीद साहब हैं। और मैंने आपको कहा है कि जिनको इलीगली दे दिया गया उनको बचाने के लिए मैंने कानून पास करवाना। वो कहते नहीं वोट नहीं देंगे, अगर उन्होंने कहना हूं सी पढ़े
आपको नहीं पता, हम 12 मुकदमे मैं एक लतीफ़ा आपको सुना देता हूँ। लॉग एक्ट के अंदर एक लड़का 5वीं दफ़ा फेल हो गया, हमारे पास आया कि पर्चा और उन्होंने पहले आके पंजाब बार बंद कर दिया और उसने आगे कहा कि हमारे पे बड़ा जुल्म है। ये क्या मतलब, पर्चा गलत बनाया हुआ था। मैंने कहा अच्छा क्या करके देखे ना जी, मैं पिछले 3 साल से बाहर एडवोकेट अपने घर के लिख के लगाया हुआ था, लॉग एक्ट में फेल हुआ, एडवोकेट लगाया हुआ था, मुझे उतारना पड़ेगा। 5वां मेरा चांस बीच में खराब हो गया। और वो मेरे और लिटरली सेक्रेटरी के और इसे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव के कमरे के अंदर हुआ, हमारा गला पकड़ते हैं। बात ये है कि ना कहना वो भी है, बाकियों के अंदर मॉरल नहीं है। मुझे तो अभी आज आपको मैं अपना मोबाइल पे दिखा देता हूँ, सुबह 8 बजे से गालियां पड़नी शुरू होती हैं कि हमारा कॉलेज लॉ कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता। बहाउद्दीन जकरिया भी जिन स्टूडेंट्स का मैंने जिक्र किया है, 2300 को बहुत नरमी दिखा के हमने कहा कि यार तुम जेन्युइन हो, तुम ये कर लो, उनका शायद उनका भी नहीं बनता था। 8000 अब मेरे खून के पीछे हैं कि वो कहते हैं कि FIA ने कहा कि ना कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता सी, बिल्डिंग भी नहीं है किसी। कहते हैं कि जी उसमें हमारा क्या कसूर है, उसको कहते हैं हमारे साथ जाती है। लॉ कॉलेज अगर नहीं है तो हम तो असली हैं, हमें लाइसेंस दो, हमें जेन्युइन डिक्लेयर करो। माजरत के साथ यहाँ पे मॉरल स्ट्रेंथ, ये प्रोफेशन में मैं कम से कम इस चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ हूँ कि ये प्रोफेशन सबसे ज़्यादा मॉरल लोगों का प्रोफेशन है। अल्लाह मियाँ की सिफ्त है अल वकील, आप लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं। हाँ माना कि आप फीस वगैरह लेते हैं, लेकिन आप लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं और इस वजह से आप जन्नती हैं। आप करोड़ों रुपए की रिश्वत, दूसरी पार्टी की ऑफर, दूसरी पार्टी की धमकियां वगैरह बर्दाश्त करके आप करते हैं, आप जन्नती हैं। मगर अगर आप बेवा की प्रॉपर्टी खाली कागज पे उसने लगा के दिया, आपने अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो लानत है आप पे, आप जहन्नमी हैं। सॉरी, बेवाओं की क्या? और कह रहे हैं बेवा ते बीवी थोड़े फर्क। आप सही कह रहे हो यार, हाजिर दिमाग तो हो। सवाल अभी है कि अब तुम कौन सी डायरेक्शन के अंदर ये ज़हन इस्तेमाल करते हो। अगर वो करने के लिए हाजिर दिमागी करके देखो, इस तरीके को हाजिर दिमागी को इस्तेमाल करके आप जज को नईम बुखारी साहब मुखाल करके रिलीफ ले लेते थे। नईम बुखारी साहब उस चेंबर में जिसकी साकिब निसार साहब के चेंबर में जिधर अदालत लगती थी, उनको हंसा के बीच में रिलीफ ले लिया करते थे। इसकी भी जगह है, मगर मुखाल की था जज ने आगे क्या तानू तमीज़ नहीं, तुसी जाके उसके सर के अंदर बीच में जाके पेपर वेट मार दिया, वहाँ पे ताला लग गया और आपने बीच में स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। फिर आपने पंजाब बार काउंसिल से एक बीच में वो इशू हो गई कि प्रेस रिलीज भी हो गई। फिर वहाँ पे लाहौर के ऊपर जाके जजेस गेट हमने बीच में बंद कर दिया और फिर वहाँ पे बीच में ये इलेक्शन का सीज़न आ गया तो ये चूरन हमने और बेचना शुरू कर दिया। और फिर 6 महीने के बाद उस लड़के को बीच में जिसके ऊपर 780A का हुआ तो उसको वैसे ही फेंक दिया, जजेस ने आप पे 780A का पर्चा करा दिया। बात ये है समझने की, इसके अंदर कोशिश के अंदर ये जो चीज़ें मैं आसमान से नहीं कर रहा, ये मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ जो हमारे प्रोफेशन की असलियत है और जिसकी वजह से ये ख़राब से ख़राब तर हुआ जा रहा है। मैं आपको फिर पुट ऑफ नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रोफेशन ने मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत दी कि मैं आपके सामने खड़ा होकर यहाँ पे बोल रहा हूँ फर राइट। अदरवाइज मैनू की हैगी यार वगैरह करके मैं कमा रहा होता वगैरह दबा के और वहाँ पे बीच में बैठ के और अपनी बीवी बच्चों को वहाँ पे लेके गया होता, बट इसने इज्जत दी। इस प्रोफेशन ने, आप उनसे अग्री करें या ना करें, एहसन भून, आजम नजीर तारड़ वगैरह कहाँ से हैं? आबिद साकी, क्या बाप उनका कोई बीच में जज था? वानी के तारड़ और बीच में हाफजाबाद से हैं। माना कि हजारों में एक हैं या 2 हैं वगैरह, बट एबिलिटी बाकी सारे में एक यतीम के बाप मर गया, कम उम्र में उसके साथ शादी करवा दी, बाप का बिजनेस सारे का सारा बिक गया, इंडिया वापस आया, बॉम्बे के अंदर वकालत करनी शुरू की, गोरों के साथ एक हिंदू के चेंबर में काम किया, एक मैजिस्ट्रेट लग गया, उसके बाद सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता हुआ, कोई इतनी खास उसके साथ नहीं बनी, छोड़ के चला गया, इंग्लैंड के अंदर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। अल्लामा इकबाल ने उसको खत लिखा कि आओ मुसलमानों को बचाओ, पाकिस्तान इंडिया वापस आया, उसने बीच में एक मुल्क बना डाला
और वो भी करते हुए इतनी उसने मेहनत वगैरह की, उसकी बीवी के साथ उसकी लड़ाई हो गई, जिस बीवी के साथ घर छोड़ के उसके साथ आई हुई थी, बेटी ने उसको आगे से ना कर दी कि यार मैं नहीं तुम करती, किसी और रिलीजन से बात कर ली। आज हम उसको पूछते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब समझने की बात ये है कि सिल्वर स्पून के साथ मोहम्मद अली जिन्ना बीच में पैदा हुआ था। उसके बाप मर गया, कम उम्र में शादी करा दी हुई थी, अपनी काबिलियत पे ही था ना, ये प्रोफेशन से बेहतर कोई चीज ही नहीं है। ये अगर कायदे आज़म और 172 बीच में आपको मिल जाते हैं यार, आपको मैं फिर ये कह रहा हूं मोहम्मद अली जिन्ना, मैं वकालत, मेरे वाले साहब नहीं चाहते थे कि मैं वकालत के अंदर आऊं, कहते तू बहुत नरम हैगा, तू ना आ, रुल जाएगा। ये करने के बाद मैं जिद करके आया, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी कमाई, उनकी मैंने सारी की सारी एबिलिटी देखी थी। और मैंने स्टैनली वॉलपर्ट की किताब है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म नहीं उसका नाम है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, उस इंसान के बारे में उन्होंने लिखी, रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं, जिसको इस प्रोफेशन ने उठा के यहाँ पे रूज पे ले गया। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे से एक लफ्ज नहीं बोला जाता था, मेरी टांगें कांपती थी, लड़कियों जैसी मेरी आवाज़ है, बीच में पकड़ के मिन करके मैं करता रहता था। और मैं बार के लेवल के अंदर भी बार जब करने गया वहां पे भी मेरे से नहीं बोला जाता था। बट अब देखें किस रूज के ऊपर मुझे उन्होंने ले गया, और मैं कमाता भी हूँ। हाँ, माना कि फैमिली वगैरह का भी इसमें अमल दखल है वगैरह, बट मैंने अपनी मेहनत सिविल कोर्ट से मैंने काम करना शुरू किया है। मेरे साथ 172 मेरे से ज़्यादा वेल कनेक्टेड बैरिस्टर आए थे वेले, उनमें से 90% वकालत छोड़ के जा चुके हैं। इस प्रोफेशन को इबादत के लेवल के ऊपर आप लोगे, प्यार करोगे, तो इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं। मैं आपको कसमन कह रहा हूँ कि ये अल्लाह मियाँ की मेरे लिए देन है कि मैं बिस्तर से निकल आता हूँ रोज़ के, यार आज मुकदमा करना ही नहीं यार, और खुशी से निकलता हूँ। अदरवाइज मैं कोई बैंकर होता तो मैं कहता कि मैं कितने फंस गया यार वगैरह करके, मैं ये मेरे से तो बिस्तर से ना निकला जाता। सो आप सारे के सारे, और आखिरी चीज़, ये शेरों का प्रोफेशन है, गीदड़ों का नहीं है। आप सब एक्चुअली शेर हो, मगर सही जगह पे जाके धाड़ो, जजेस नू जाके ना वड्डो, ठीक है? या मेहनत, उसने अपना काम करना है, आगे अपील भी अवेलेबल है। आप अगर लॉजिकली अपना काम पूरा करके आओगे, अल्लाह मियाँ बहुत बरकत देता है। माना कि स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ एक मुकदमा नहीं करना, आगे भी बीच में लेके चलना है। और आप सारों का माशाल्लाह, चूंकि आपने बीबीसी किया है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और आखिरी सवाल जी, यकीनन ये जो बास्केटबॉल कोर्स है ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, और इसी तरह से आगे से हम ऐड भी करेंगे तो इसमें हमारे सारे सिलेबस भी हैं, हम सारा पढ़ेंगे। लेकिन सर, जो स्टूडेंट्स मेडिकल के हैं जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट होते हैं, और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट होते हैं, उन्हें लाइसेंस लेने के लिए किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं होती, तो हमारे पे ये अलग से कंपल्सरी क्या मतलब? हम पाकिस्तान से ग्रेजुएट। सॉरी, लहदा ये क्यों एग्जाम जो है फोकस कर दिया है दूसरे प्रोफेशन में नहीं है? सर मैं ये कहना चाह क्या रहा हूं, मेडिकल के अंदर कोई इम्तिहान नहीं होता? सर मेडिकल के अंदर जब लाइसेंस लेना होता है ना, पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं, हाँ। उनके लिए कोई इम्तिहान नहीं होता। और ना इंजीनियरिंग के लिए, जब किसी ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की होती है तो उसके लिए कोई इम्तिहान होता है लाइसेंस लेने के लिए हाँ। एडिशनल। कोई बता सकता है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? जी सर, मैं वही 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। वो इसलिए आई थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये देखा कि 80-90% लोग डिग्रियां खरीद के आ रहे हैं, और लॉ एक्ट वगैरह, उन्होंने बंदयाल साहब ने जो जजमेंट वगैरह थी, उन्होंने कहा ये बहुत ही आसान इम्तिहान है। और सच्ची बात ये है, लोगों का ख्याल है कि जी लॉ एक्ट कोई बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, ये बहुत आसान इम्तिहान है। तो इसी अक्खां बंद करके ना सारे के सारे जाके सी मार्क कर दो, किताब खोलने की भी नहीं ज़रूरत, तो 25 से 30 नंबर आ जाएंगे, ठीक है? सारे के सारे ना जाके बी या सी कर लेना, तो 50 पास करने, पास के 7 मौके हैं। कितने कत्ल माफ हैं इस प्रोफेशन के अंदर? टेस्ट इसलिए आपके लिए रखा गया है कि आप लोगों को चीड़ फाड़ करके ढिड दे विच छुरा मार के ना कहो कि मैं सर्जरी कर रहा सी, करके थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए। मसला बेसिकली ये है, और आपको किसी तरीके से रोका नहीं जा रहा। आपको 6 महीने के बाद लाइसेंस मिलना है, 6 महीने में 2 मौके आपके पास हैं पास करने के। थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होएगा ना,
और ये इतना सा सिलेबस है, एज इन 10 नंबर तो इसी चीज के 4 सफ़े अगर पढ़ लें प्रोफेशनल एथिक्स के, हाँ तो फायदा नहीं करना चाहते यार। मेडिकल के अंदर मैंने बहुत कम देखे हैं जहाँ पे इस तरीके से होगा, जिस लेवल के ऊपर 2 नंबरी और यहाँ पे जाली वकील आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ रोकना जरूरी है। जो बंदा 7 दफा फेल हो गया भाई, पाकिस्तान बार काउंसिल ने सिर्फ 7वीं दफा फेल हुआ, उन्होंने कहा कि किसी अटेम्प्ट के अंदर अगर तुहाडे 48 भी है ना तो पास, बल्कि वो हुआ लड़के आके कहते हैं एक दफा HEC ने चूंकि एक दफा पर्चे में भी 15 गलतियां डाली हुई थी तो 10 नंबर दे के ना उन्होंने सारों को दे दिए। अब हर दफा आके लड़के कहते हैं कि जी हमें भी दें, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। देख बात आपसे मैं अग्री करता हूं, मेरे नजदीक रेगुलेशन की जरूरत है और ज्यादा। मेरे नजदीक अगर इस प्रोफेशन को आपने बचाना है तो आपको ये कानून लगाना ही पड़ेगा कि इस साल हमने पंजाब में 5000 लाइसेंस देने, आप 5000 लाइसेंस देने, सारे लॉ गेट में मुकाबला करें, जो 5000 ऊपर आएंगे वो काबिल हैं। बात ये है तुसी कहते रहते हो कि जी मुकदमा तबाह हो जा रहा है, प्रोफेशन तबाह हो जा रहा है, आप चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने का टेस्ट ही खत्म कर लें, और आके गुफ्तगू ये होती है वो जी 50 से 40 कर दें, तो फिर रोंदे हो कि जी उन स्टैंडर्ड गंदा हो रहा है। अगर आपने करना तो ऊपर बेहतर से बेहतर करो। आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी 90 बाय द वे अब 5-6% के 90% से ज्यादा आते हैं इस इम्तिहान के अंदर, जिसके ऊपर आप कह रहे हो अच्छा नहीं है। इसके अंदर पास परसेंटेज पिछले इम्तिहान के अंदर 68% थी, 68। अमेरिका के अंदर 12% है पास परसेंटेज, लाइसेंस एवं नहीं दे देंगे। इंडिया के अंदर पास परसेंटेज 32% है, पाकिस्तान के अंदर 68% पास हो रहे हैं, तो यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम विद इट। होना चाहिए। अगर आपने स्टैंडर्ड इस प्रोफेशन का ठीक करना है, आप ये कह सकते हैं अहमद क्यों तुम शहजादे हो, तुम आम वकील के खिलाफ हो, बट अगर आप जाके देखें लॉ गेट के जो टॉपर्स हैं, इंटीरियर सिंध से पिछली दफा लड़के ने किया हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद से उसने पढ़ा हुआ, उसका हमने लेक्चर करवाया था, सारे गरीब बड़े टॉप करते हैं बिकॉज वो भूखे होते हैं, वो शहजादों की तरह नहीं होते, 98 मारते हैं, 98 आया था उस लड़के का, तुम भी कर सकते हो। खैर एनीवेज सर आफ्टर दैट जैसे कि आपको शायद कराची में एक AC था, उसने अपने आपको गोली मारी बिलाल नाम से 2018 में, तो मैं उसको पर्सनली जानता भी था। बात यह कि अगर गैट क्लियर हो गई है, लाइसेंस आ गया, तो आफ्टर दैट आप कैसे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये बंदे गलत है? क्योंकि उसने तो अपने आप को शूट किया था कि वो इनोसेंट था, बाहर से पढ़ के आया था, किसी भैया के साथ उसका फड्डा बन गया, तो उसको डिग्री वगैरह सब कुछ जाली करार दे दिएगा, उसने घर में जाकर शूट कर दिया। तो इन दिस वे जैसा कि आपने बोला कि वो 5वीं दफा फेल हो गया, तो उसको वो अपने नाम की जो प्लेट है वो निकालनी पड़ी। तो जो गेट क्लियर कर गया, लाइसेंस ले गया, आफ्टर दैट उसका कोई प्रोसेस बनता है क्या? तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि लड़के अभी भी आ रहे हैं विदाउट स्टडी? आ रहे हैं, सामने नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस टेस्ट के ऊपर तुम इन्नी मिन्नी माइनी मो करके अखा बंद करके सारे 20 मार्क कर दो तो 3 नंबर आंदे ने। मैं सिर्फ और लीग प्रोफेशनल एथिक्स के 4 सफ़े पढ़ लो, सिर्फ 4 सफ़े 10 नंबर, चलो ठीक है, वो 4 वो हो गए तो 40 तो तुम पहुंच गए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके अंदर भी कम है। मैं कह रहा हूं तुम गाइड के अलावा थोड़ा सा पढ़ लो, तुम हमारे BBC के ये लॉ गेट के जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ लो, सवाल ही नहीं पैदा होता। 98% पास हुए लड़के जिन्होंने हमारे अटेंड किए थे वहां पे करके। लॉ गेट पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको समझने की ये जरूरत है। आपके नजदीक लाइसेंस हासिल करना ही जिंदगी का मकसद है, नहीं। इस प्रोफेशन के अंदर सबसे इसकी खूबसूरती ये है कि आप काबिल हो तो आप जीतोगे, नहीं काबिल हो तो नहीं जीतोगे। आई जाओ आई जाओ आई जाओ, बट देर वो हमेशा कहते हैं देयर इज रूम एट द टॉप। उसका बंदे का आई डोंट नो व्हाट हिज ट्रेजेडी वाज, उसने जिसने अपने आप को बीच में गोली मारी है, डिग्री असली थी नहीं थी वो भी मुझे नहीं मालूम, बट होता है। अगर इस तरीके से कोई चीज़ वगैरह हो तो फिर आगे से लड़ना पड़ता है। यू डोंट किल योर सेल्फ ओवर दिस। कमज़ोर लोगों का ये प्रोफेशन नहीं है, इस पर धमकियाँ मिलती हैं, लालच दी जाती है,
और मौके होते हैं अपने आप को हराम खा के कमाने के भी बेशुमार, बट आप नहीं कमाते। बीवी से झाड़ पड़ती है, कोई तेरा भाई तो वहाँ पे बीच में दुबई गया हुआ है, मेरी बीवी मुझे रेगुलरली कहती है बीच में दुबई गया हुआ है, इधर गया हुआ है, उन भाई इधर गया हुआ है, वो डॉक्टर है, इधर गया हुआ, तो आप तो नहीं हमें लेके जाते, आप यहाँ पे BBC वास्ते सियालकोट चले गए। और फिर वही क्या है, चलो यार मज़ा आया तुम सारों के साथ गप लगाने का, इतनी गर्मी में तुमने मुझे बर्दाश्त भी किया सारों ने। जीते रहो, शाइन करो, बट देखो ये कागज़ जो मैंने आपको दिया है ना, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये मैंने एक्चुअली सारी एक्सरसाइज पिछले 10 साल से लोगों के साथ कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को फोकस के साथ करोगे तो छा जाओगे। लड़कियां खास तौर पे बैठी हुई हैं, आपके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की, आपके लिए मुश्किल प्रोफेशन है, बट जुडिशरी में दोनों टॉपर्स मेरे दफ्तर से लड़कियां ही थी। आसमा जहांगीर, जिसको मैं अपना लीडर मांगता हूँ, फीमेल थी, मर्दों से ज़्यादा दबंग और बहादुर थी। आपको पसंद उनको करते हो या ना करते हो, आपके लिए भी मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पे जगह मौजूद है। आपके लिए मुश्किलात मुख्तलिफ नौइयत की हैं, बट देर इज़ नो रीज़न वाई यू कांट ओवरकम इट आराम से। थैंक यू जी, शुक्रिया आपकी सदर मोहतरम आपकी तो शफ़क़त साहब लेट आए हैं। सदर जज साहब, मैं ना मुनासिब नहीं समझ रहा था कि मोहम्मद अहमद साहब के साथ सारी वो डिटेल वो एक मैंने चिट दी थी। जी सर, आई एम सॉरी, वो गप्पों में इधर ही रखी थी सर। ये सर ये बहुत सारे दोस्तों को उन्होंने सवाल किए कि भाई आपने क्या सीखा है, तो आप